जय हिंद बच्चों, कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के दूसरे पाठ के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस तीसरे भाग में मैं आप लोगों के लिए लहासा की ओर यात्रा वृतांत पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाई हूँ और यह प्रश्न आप सभी के लिए गृह कार्य के तौर पर हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको आपकी फेयर की कॉपी में लेखक परिचय करना है, उसके बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अच्छा बच्चों, तो आइए इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और साथ ही साथ मैं प्रश्न बताने के साथ ही साथ आपको उनके उत्तर भी थोड़े बहुत बता दूंगी, जिससे कि आपको उत्तर लिखने में सुविधा हो। तो आइए बच्चों, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले पाठ की वीडियो में भी बताया है कि अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाकर एनसीईआरटी बुक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप पीडीएफ फॉर्म में अपने जिस पाठ को भी पढ़ना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के किसी भी विषय के अगर किसी भी पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के पहले भाग में हमने लेखक परिचय पढ़ा था और दूसरे भाग में हमने पूरे पाठ का सार पढ़ा। अब आइए तीसरे भाग में इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। हाँ, जिस वक्त इसका उत्तर आप इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है, लेकिन मैं थोड़ा इस पे प्रकाश डाल देती हूँ। ठीक है, हर प्रश्न पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, हिंट दे दूंगी, जिससे कि आप उत्तर आसानी से लिख सके। तो जिस वक्त राहुल सांकृत्यायन जी जिस समय में तिब्बत की यात्रा पर गए थे, उस समय तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। लाठी की भांति लोग अपने पास पिस्तौल और बंदूक आदि चीजें रखते थे, हथियार रखते थे। तो लोगों को क्या भय बना रहता था? यात्रियों को हत्या का, मृत्यु का, लूटपाट का भय हमेशा बना रहता था। कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी जब वो डांडे का सफर कर रहे होते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ जाता है। हाँ जी, जब लेखक सुमति के साथ लंगकोर के मार्ग में जा रहा होता है तो वह सुमति से कहता है कि ये रास्ता काफी दुर्गम है और काफी कठिन है, तो हमारे लिए घोड़ों का प्रबंध करिए। तो घोड़ों पर वो जब जा रहे होते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन जी, तो उनका घोड़ा जो है वो थक जाता है और काफी धीरे धीरे चलने लगता है और बाकी सारे लोग होते हैं वो पहले ही आगे निकल जाते हैं। इस कारण क्या होता है, वो अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं और क्या समस्या हो जाती है, और यह समस्या हो जाती है कि वे मार्ग भी भटक जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही ये कारण थे जिस कारण वे अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं। अच्छा बच्चों, तीसरा प्रश्न है, ठहरने के लिए उचित स्थान से लेखक का क्या तात्पर्य हो सकता है। वेशभूषा के आधार पर किसी के प्रति व्यवहार नीति तय करना कहाँ तक तर्कसंगत है। अच्छा बच्चों, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए बच्चों, दोनों ही जो ये प्रश्न है ये एक दूसरे के से काफी मिलते जुलते हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम ग का पहला देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि ठहरने का उचित स्थान। इससे लेखक का यह मतलब था कि ठहरने का उचित स्थान जहां पर ये अच्छे से रह पाए और इनके भोजन का उचित प्रबंध हो, उससे था। और दूसरी चीज, वेशभूषा के आधार पर किसी के प्रति व्यवहार या नीति तय करना कहाँ तक तर्कसंगत है। बिल्कुल क्या होता है बच्चों, अगर जब वो तिब्बत गए थे, अगर उस परिप्रेक्ष्य को छोड़ दे और अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेशभूषा होती है उसके आधार पर लोग नीति तय करते हैं कि वो हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे। तो ये तर्क संगत है या नहीं, आप एक बात बताएं। पहली बात तो ये कि सादा जीवन जीने वाले लोग भी उच्च विचार रखते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे वीर पुरुष हुए, बहुत सारे गुणी संत महात्मा है जिनकी वेशभूषा बहुत ही साधारण होती है लेकिन ज्ञान उनमें कूट कूट कर भरा होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, उन्होंने कभी भी कोई तड़कता भड़कता या कुछ भी मॉडर्न तो कभी पहना ही नहीं, जबकि वो विदेशों में यात्राओं पर कई बार गए और बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके प्रति लोगों का व्यवहार उनके ज्ञान को देखकर होता है। लेकिन आज का अगर समाज देखे तो यहाँ पर हमारे आचार व्यवहार तो दूर की बात है, हमारे जो वेशभूषा होती है उसके अनुसार हमको
क्या किया जाता है, हमको परखा जाता है, हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमें यह माना जाता है कि गरीब हैं और ये लोग आजकल के जमाने के लोग नहीं है, तो इनसे जरा दूरी बनाई जाए। और जो आपको अच्छे आजकल के मॉडर्न कपड़ों में दिखते हैं उनके साथ आप व्यवहार अच्छा करते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न अगर आप चाहें तो इन दोनों प्रश्नों को अलग अलग करिए। यहाँ पर तो आप यह दिखा सकते हैं कि तो आप ये ग का पहला मतलब ग का क और ये ग का हो जाएगा ख। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि ये तर्क संगत बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिए कि अगर तर्क संगत है तो क्यों और अगर तर्क संगत नहीं है तो क्यों। और दूसरी चीज, थोंगला के पहले के आखिरी रास्ते पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्होंने धारण किया था, फिर भी उनको स्थान नहीं मिला, क्यों। तो पहली बार क्या होता है, जब वो पहली बार जाते हैं नेपाल के एक रास्ते एक मार्ग को चुनकर, तो वहां पर वो भिखारी के वेश में जाते हैं, क्योंकि नेपाल के लोगों का और भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित होता है 1929-30 के समय में। तो वो भिखारी के वेश में जाते हैं, फिर भी उन्हें एक बहुत ही अच्छा ठहरने का स्थान मिल जाता है जहां पर उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था होती है। लेकिन जब वो दूसरी बार जाते हैं तो उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलता है। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं वहां के लोगों की मनोवृत्ति पर, सोचने समझने पर भी निर्भर करता था कि वो क्या सोचते थे। तब वो ये सोचते हो कि ये भद्र नहीं है या संभ्रांत है तो हमें इनसे कुछ नुकसान है। और वैसे भी साथ में एक लेखक ने एक यह भी कारण दिया था कि वहां के लोग जब शाम को छंग पी लेते हैं, वहां का देशी शराब पी लेते हैं, तो उसके बाद वो कम ही होश में रहते हैं। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि वो इस वजह से भी जिस समय वह पहुंचे थे वो शाम का समय था, तो उनको उचित स्थान रहने के लिए नहीं मिला था। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए, पहली बार तो उन्होंने सुमति को इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगा कि ये अगर गए यजमानों के पास गंडे ताबीज बांटने, तब तो ये 1 हफ्ता लगा देंगे, जिससे कि मैं लहासा की ओर जाना चाहता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, विलंब हो जाएगा मुझे। और दूसरी बार उन्होंने इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्हें एक मंदिर में कंजूर की हस्तलिपि, कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद, गौतम बुद्ध के जितने भी वचन थे उनके अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी। तो उन्हें तो उन पोथियों को पढ़ना था, तो उन्होंने सोचा कि जितने मुझे 2-3 दिन तो पढ़ने में लग ही जाएंगे, तो तब तक सुमति यहाँ क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने दूसरी बार उन्हें जाने से बिल्कुल नहीं रोका, कहा आप चले जाइए और 2-3 दिन में लौट आइएगा। आपका 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यह जो पूरा यात्रा वृतांत मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसमें पहली कठिनाई तो यह थी कि मार्ग खुला नहीं था, तो इन्हें उस रास्ते का प्रयोग करना पड़ा जो व्यापार का मार्ग नहीं था। वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो सैनिकों का मार्ग था, वहां पर उन्हें बहुत सारी फौजी चौकियां वगैरह देखने को मिली थी। दूसरी चीज ये था कि उनको जान का भी अपना डर था, क्योंकि तब तिब्बत के समाज में तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। तीसरी बात, रहने को लेकर तो उन्हें ऐसा कुछ विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब वो डांडे की चढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें बहुत परेशानियां हुई, जैसे कि धूप, कभी उनका ललाट धूप के कारण जल रहा था, तो कभी पीठ ठंड के मारे बर्फ सी हो रही थी, और उन्हें तो भारवाहक भी नहीं मिला, तो उन्हें अपना सामान भी खुद ही ढोना पड़ा। 16-17 फीट ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर उन्हें खुद ही चलना पड़ा और सफर को तय करना पड़ा। तो ये सारी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी, इन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। आपका 6वां प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताएं कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो प्रस्तुत पाठ को अगर हम देखते हैं, इस पूरे यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं, तो हमें यह दिखता है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था उसमें छुआछूत जैसी कोई भी भावना नहीं थी। और वहां जो महिलाएं थी बच्चों, वो पर्दा नहीं करती थी किसी से भी, किसी भी पराये पुरुष से या किसी से भी। जाति पाति छुआछूत नहीं होने के कारण वहां का जो वातावरण था वो काफी अच्छा था। और सबसे अच्छी बात वहां पर यह थी कि लोग परिचित और अपरिचित किसी की भी बहुत ही ज्यादा अधिक सहायता करते थे। तो इसके कारण लेखक को कोई परेशानी नहीं हुई। वहां पर लोग चाय बनाकर देते थे, अतिथियों का स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। बच्चों, इन 6 प्रश्न के अलावा भी कुछ अतिरिक्त प्रश्न है पाठ के, जो आपके समक्ष ये रहे। पहला,
यात्रा वृतांत के आधार पर उस समय के तिब्बत की भौगोलिक दशा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की दशा आपके राज्य से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों, आपको आज वर्तमान में आप दिल्ली राज्य में रहते हैं, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति और तब यात्रा वृतांत जब राहुल जी ने वहां पर यात्रा किया था, तो उनके यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति में क्या आपको डिफरेंसेस, क्या फर्क नजर आता है या क्या क्या है, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे अगर आप दिल्ली राज्य को अभी देखते हैं तो यहाँ पर यातायात की सुविधा है और तब तिब्बत में यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है। और आप भौगोलिक स्थिति को देखें तो रास्ते का देखें तो यहाँ पर बहुत सारे सड़क मार्ग हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां बहुत ही दुर्गम रास्तों से चढ़ाई लेखक को करनी पड़ी थी। तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें। तो बच्चों, जब हम इस यात्रा वृतांत को पढ़ते हैं तो हमें यह दिखता है कि सुमति जो था उसको सभी रास्तों का पता था, और उसके अगर व्यक्तिगत व्यक्तित्व के गुणों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वह काफी लोकप्रिय था। उस वक्त लोगों के बीच में, मध्य में वह काफी लोकप्रिय था और उसका सभी लोग सम्मान करते थे, और साथ ही साथ वह एक धार्मिक व्यक्ति भी समझा जाता था, जो लोगों के मध्य गंडे ताबीज बांटा करता था और लोग उसका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। तीसरा प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समस्या उचित है अथवा अनुचित है, विचार व्यक्त करें। तो बच्चों, यह जो प्रश्न है ना, यह आपके पहले भाग के तीसरे प्रश्न से मिलता जुलता है। तो यह तीनों प्रश्न तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न से आपका ये दूसरा वाला ग का ख और दूसरे भाग का ग प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं कि जिस वक्त लेखक तिब्बत जाते हैं, उस वक्त उनका जो स्वागत है वो उनके वेशभूषा के आधार पर किया जाता है। ठीक है। लेकिन लेखक का यह मानना है कि ये जो आजकल भी लोग क्या करते हैं कि हमें वेशभूषा के आधार पर हमसे आचार व्यवहार करते हैं या हमारी गुणवत्ता को परखते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर किसी मूर्ख को, किसी अज्ञानी को अगर हम अच्छी पोशाक पहना दे तो हम उससे समझदार या वह आदर का पात्र तो नहीं बन जाएगा। तो अगर हमें कोई वेशभूषा के आधार पर हमारे लिए कोई मंतव्य रखता है, अपनी बात रखता है या सोचता है, तो वह तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, उचित भी नहीं है। क्योंकि आप यह मान लीजिए कि अगर वेशभूषा के आधार पर ही व्यक्तित्व को परखा जाता तो फिर प्रेमचंद और दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनकी तो कहीं कोई पहचान ही नहीं होती, जबकि इनकी वेशभूषा बहुत ही सादी थी, कैसे कह सकते हैं आपकी, बहुत ही सरल था और इनके विचार बहुत ही ज्यादा उत्तम थे। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हमें वेशभूषा के आधार पर हमारे साथ आचार व्यवहार किया जाए। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी। हाँ बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उस वक्त तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि तिब्बत में जमीन का अधिकतर भाग छोटे बड़े जागीरदारों में बटा हुआ था। इन जागीरों का काफी हिस्सा जो था वो मठों को, मतलब बौद्ध विहारों के हाथ में था। ठीक है। अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करते थे और कुछ मजदूर भी वहां पर रखते थे, और खेती का इंतजाम देखने के लिए मठों से भिक्षु भेज दिए जाते थे, जिनकी इज्जत राजा महाराजाओं जैसी ही थी, जो आते थे और खेती कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, सारी चीजों को देखते थे। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि गांव पहुंचकर लेखक को क्या बात मालूम हुई, लेखक ने सुमति से क्या कहा। हाँ, तो जब लेखक गांव पहुंचते हैं तो उन्हें गांव वाले बताते हैं कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया था। थोंगला का रास्ता बच्चों वो आप कह सकते हैं कि निर्जन था और हथियार का कानून तो उस वक्त था ही नहीं कुछ। तो वहां पर जो भी यात्रा करने आते थे यात्रियों के साथ लूटपाट होती थी और जो डाकू बदमाश होते थे वो उनकी जान तक ले लेते थे। इस बात को सुनकर राहुल सांकृत्यायन थोड़े घबराए, लेकिन उन्होंने सुमति से कहा कि हमें तो इन सब बात से कुछ डरना ही नहीं चाहिए, हमने तो वैसे भी भिखमंगे का पोशाक पहन रखा है, और जहां कहीं हम वैसे लोगों को देखेंगे तो हम अपनी टोपी उतारकर जीभ निकाल के कुच्ची कुच्ची करके, मतलब दया एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगेंगे। ठीक है।
इसके बाद वो लोग आगे का सफर भी तय करते हैं, दांडे के रास्ते, थोंगला के रास्ते जाते हैं। और फिर लेखक देखता है कि चढ़ाई काफी ऊंची है, तो वो कहते हैं सुमति जी से कि आप घोड़ों का प्रबंध करिए तो हम आसानी से जा सकेंगे। अगला प्रश्न है, सुमति किसका इंतजार कर रहा था? लेखक के देर से पहुंचने पर उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? हाँ, जब लेखक और सुमति घोड़े पर यात्रा कर रहे थे, घोड़े से आगे अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो जो राहुल सांकृत्यायन जी होते हैं, इनका घोड़ा काफी धीमे चलता है और ये रास्ता भटक जाते हैं, दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं और लंगकोर जाने के लिए गलत मार्ग चुनने के कारण ये काफी इन्हें विलंब हो जाता है। तो सुमति इनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेखक जब देर से पहुंचते हैं तो सुमति, चूंकि मंगोलों का जो मुख होता है वो वैसे ही रंग वैसे ही लाल होता है, लेकिन सुमति गुस्से में और ज्यादा लाल दिखते हैं। जब लेखक अपनी सारी विवशताएं, सारी परिस्थितियां उनको बताते हैं तो सुमति मान भी जाते हैं। अच्छा बच्चों, तो इस पाठ के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि अगर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पूरे पाठ को दिखाया है, अगर आपको कहीं भी उत्तर करने में समझने में दिक्कत होती है तो जो आपका दूसरा भाग था, इस पाठ का जो दूसरा भाग था, उसमें आप वीडियोस को पॉज करके पाठ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्रश्न बताने के साथ मैंने हर प्रश्न के उत्तर पर थोड़ा बहुत विचार प्रकट किया ही है, तो इससे आपको काफी सहायता मिलेगी, काफी सुविधा होगी इन प्रश्नों के उत्तर करने में। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एनसीईआरटी बुक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो इसमें आप पीडीएफ फॉर्म में भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। बच्चों, तो आपको गृह कार्य के तौर पर सारे प्रश्नों के उत्तर करने और साथ ही साथ हर पाठ के लेखक का परिचय भी आपको लिखना है। जैसे आपका जो पहला पाठ था, दो बैलों की कथा कहानी, तो उसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो जब आप उस पाठ के प्रश्न उत्तर करें तो आप प्रेमचंद जी का भी लेखक परिचय, प्रेमचंद जी का भी जीवन परिचय कर ले। अच्छा बच्चों, अगले पाठ में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते।